Assalamualaikum and a very warm welcome. You are watching Good Morning Public Election Special फैसला पब्लिक का, और फैसले की आवाज लिए मैं हूं आपके साथ सुहाग सर। मेरे साथ मौजूद है दी वन एंड ओनली हरमीत सिंह। और आज हम बात करेंगे इंतखाबात, जो आम इंतखाबात हो रहे हैं मुल्क भर में, और ख़ासकर बात की जाए तो 12वीं इंतखाबात हैं मुल्क भर में। मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हैं वो हम देख रहे हैं कि जगह जगह जल से जुलूस का जो सिलसिला है, जो आखिरी रात है, आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये चांद रात है और सिलसिला जो है आज आखिरी रात। इसके बाद जल से जुलूस का बिल्कुल बंद हो जाएगा और उसके बाद वर्चुअल जलसे भी हम देख रहे हैं। लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो दो सियासी जमातें अखाड़े में उतरी थी। तीसरी जमात जो है वो बिल्कुल हमें साइड लाइन पे नजर आई, जबकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि खासकर बिलावल भुट्टो साहब सोहा हमने देखा बड़ा एक्टिवली उनका रोल था। खैबर पख्तूनख्वा से उन्होंने शुरुआत की, फिर पंजाब और दीगर इलाकों में वो जिस तरीके से उन्होंने मुहिम की, उसी तरह हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब का भी काफ़ी इंतज़ार था और जैसे उन्होंने एंट्री मारी, लेकिन काफ़ी देर से आए, लेकिन देर से आए दुरुस्त आए, और इसी तरह देर से आए दुरुस्त आए। खैर देखिए, अभी जो मुल्क की सूरत हाल है और इंतखाबात की गहमा गहमी है, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। पूरा पैनल थ्रू आउट हमारे साथ मौजूद होगा। बट लेट्स टॉक अबाउट इलेक्शन स्पेशल ट्रांसमिशन फैसला पब्लिक का। और पब्लिक न्यूज़ की अगर हम बात करें, हमारी डिपिक्शन हमेशा से ये रही है, वो फील्ड में हमारे वायरल कंटेंट की सूरत में आप हमारे एंकर्स को देखें, हमारे रिपोर्टर्स को देखें, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स को देखें, थ्रू आउट हमने कोशिश की है, वो लाहौर हो, कराची हो, इस्लामाबाद हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, पेशावर हो, हर जगह इस वक्त हमारी टीम चुके मौजूद होगी। और आज से इस इलेक्शन ट्रांसमिशन का हम बाकायदा आगाज कर रहे हैं, जो कि रिजल्ट डे तक थॉरली थ्रू आउट जारी रहेगी। और इसमें हम कोशिश करेंगे कि आपके सामने ट्रांसपेरेंसी के साथ, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये इलेक्शन भी ट्रांसपेरेंसी के साथ ही हो, होपफुली, फिंगर क्रॉस्ड, बट ऑल दो लेकिन बड़ी बात यह है कि सोहा, जिस तरह आपने बात की कि मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ ज़िलों में हमारे जितने भी नुमाइंदे हैं, और गाय बगाहे लम्हा बलम्हा हम तमाम तर जितने भी नाज़रीन हैं पब्लिक के, उनको बाखबर रखेंगे। और कोशिश यही होगी कि जो चीज़ें हमारे सामने आएगी वो भी हम आवाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसी तरह जो स्पेशल ट्रांसमिशन है, इसका सिलसिला चलता रहेगा। और अगर बात की जाए, आपने तो उस बात की कि अब वक्त आ गया है, आवाम के पास एक ही हक है और वो है वोट का, एक ही राय है, क्योंकि आपने ही मुंतखब करना है उन तमाम तर नुमाइंदगान को जो आपके मसाइल, आपके हल्के के मसाइल जो है वो पार्लियामान में लेके जाएंगे। ये फैसला अब आपने करना है कि आपका मुंतखब करदा जो नुमाइंदा है, आया वो दुरुस्त है, ठीक है, और नुमाइंदगी क्या वो दुरुस्त समत में जाके पार्लियामान में करेगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है पूरे पाकिस्तानियों के लिए, पूरी दुनिया की इस पर नजरें हैं। ये जो आप मतलब सजेशन दे रहे हैं ना, आम पब्लिक को जो स्क्रीन के उस तरफ हमें देख रही है, उन्हें अब जो है ना सोशल मीडिया ने बड़ा अवेयर और बाशऊर कर दिया है। हम बार बार देखते हैं मुख्तलिफ क्लिप्स की सूरत में कि आपसे कहा जा रहा है कि 8300 पे आपने मैसेज करना है और अपना CNIC जो नंबर है वो मैसेज करके जो भी डिटेल्स आपको आएंगी, आपका हल्का कौन सा है, पोलिंग स्टेशन कौन सा है, ये काम आपने सबसे पहले करना है। क्योंकि मेजॉरिटी, हरमीत जिनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ है ना, दे आर नॉट कन्विंस्ड कि हमने वोट ही कास्ट नहीं करना। भाई हम क्यों वोट कास्ट करें, ज़ाया हो जाएगा, इसको नहीं करना, उसको नहीं करना। खैर हमारे सियासतदानों की जो बातें हैं ना, आपने इनको कंसीडर जरूर करना है। अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कह ही देते हैं कि आजमाए हुए को आजमाना नहीं चाहिए, तो उनकी बात माने ना। और अगर वो कहते हैं, नवाज शरीफ जो भी कह रहे हैं उनकी बात भी सुने। इमरान खान के जो पैगामात जेल से आ रहे हैं उसको भी आपने सुनना है। मरियम नवाज को नहीं भूलना और बिलावल भुट्टो जरदारी उनको तो बिल्कुल नहीं भूलना। वो तो कहते हैं कि जिनको आपने आजमाया है उसको ना आजमाया। मैं तो पहली बार आ रहा हूँ, मैं पहली बार आ रहा हूँ, बाकी पीपल्स पार्टी तीसरी मर्तबा। मेरे ख्याल से ना हम अगर बोलना शुरू करें ना तो मॉर्निंग शो वाले फेज में हम बोलते चले जाएंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इस दफा जो तैयारियां हो रही हैं और जो गहमा गहमी आप राइट लेफ्ट देख रहे हैं, फाइनली हम कह रहे थे कि काफी देर हो गई है, हमें वो गहमा गहमी नजर नहीं आ रही, लेकिन अब फाइनली हमें आना शुरू हो गई है। आज रात 12 बजे तक कंक्लूड कर दिया जाएगा और इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि अगर इसकी खिलाफ वर्जी होगी तो कानूनी कार्रवाई भी होगी। तो जितना जैसे करना है वो आज कर लें। फील्ड की सूरत हाल जानने के लिए और थ्रू आउट तमाम तर इलाकों में, हल्कों में क्या हो रहा है, उसके लिए जो पैनल मेरे साथ मौजूद है, लेट मी इंट्रोड्यूस। सबसे पहले फहद शहबाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर एंकर पर्सन है, जितना ये इंटरेक्शन करते हैं पब्लिक से और आपको पब्लिक की राय और पब्लिक का फैसला बता सकते हैं, कोई नहीं बता सकता। सो वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। कितने ज़बरदस्त तरीके से ये आप लोग कैरी कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल था कि हम तो एम बीच में टपक पड़े हैं, आप इसे कैरी करते जाएं, हम तो एज ए व्यूअर बड़ा इसे एंजॉय कर रहे थे। कैसे आप? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम बड़ा ज़बरदस्त है और जो हमारे सरदार जी हैं
इनका मैं बड़ा फ़ैन हूँ, आपका ख़ास तौर पे मैं बड़ा फ़ैन हूँ। वाह वाह कॉम्प्लीमेंट। और जबरदस्त कितना अच्छा जबरदस्त शो आप पाजी conduct मोटिवेट करते कर हैं। रहे हैं हमें आप, लेकिन एनर्जी सर आपके बूस्ट हो रही है आने से मजीद। ना अब हमारा मॉर्निंग शो हो या ये इलेक्शन ट्रांसमिशन हो, आपने इसको 4 चांद नहीं बल्कि 5 चांद लगाने मैं हैं कोशिश करूँगा और कि बताना है कि फील्ड में दरअसल आप इस वक्त, क्योंकि आपका 1.5 review- पौने 2 चांद तो लगा ही सकूँ मैं कम से कम। सर क्या हालात है फील्ड में? सर ऐसे आपसे सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले हाँ। आप मजीद गेस्ट जो हमारे साथ हैं उनका तारुफ भी मैं आपसे कराती हूँ। अदनान मलिक साहब ने हमें आज इलेक्शन ट्रांसमिशन में ज्वाइन किया है, ब्यूरो चीफ लाहौर है, तो लाहौर पर गहरी नज़र है इनकी। और लाहौर की अगर हम 14 सीटों की बात करें 2018 में, तो हमने उसकी कैलकुलेशन देखी है कि सेंट्रल पंजाब में खासतौर पर लाहौर में हमेशा नून लीग जो है वो गढ़ की सूरत में रही है। तो इस वक्त नून लीग कितनी स्ट्रॉन्ग है ये हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अदनान साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र जी, फर्स्ट क्लास। तशरीफ लाने का बेहद सबसे पहले तो मैं आपको एक दिलचस्प सूरत बता दूं कि जो जलसे जुलूस रैलियां निकाल कर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मोहम्मद शहबाज शरीफ और मरीम नवाज ये कहते हैं कि शेर पे ठप्पा लगाएं, वो खुद शेर पे ठप्पा नहीं लगा सकेंगे। हम्म, वो इसलिए किस लिए? कि वो मॉडल टाउन में उनका पोलिंग बूथ है, वहाँ वो औकाब पे के निशान पे ठप्पा लगाएंगे। ओके। अच्छा वैसे गुफ्तगू का सिलसिला तो जारी रहेगा, लेकिन एक द वन एंड ओनली शायद मितला साहब मेरी तरह स्पेशल ट्रांसमिशन के लिए इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ आए हैं और सीनियर तज़्ज़ियाकार है, मुख्तलिफ चैनल्स पे इनका तज्जिया जो है देखा भी जाता है, सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हैं। शायद मितला साहब बहुत शुक्रिया आपका, और कैसे हैं आप? इस्लामाबाद से यहाँ लाहौर का ये सफ़र आपका कैसा रहा? आसपास इलाकों में गहमा गहमियाँ किस तरह देखी हैं आपने? असल में बहुत मेतला शुक्रिया। साहब, मैं माजरत खाऊं, मेरे फेवरेट जर्नलिस्ट हैं, बिल्कुल। मेरे फेवरेट। और दूसरा, जब ये सफर करते हैं तो बाद में किस्तें आना शुरू हो जाती हैं, एक किस्त, one, 2 किस्त, two. 3 किस्त, लेकिन तो सर ये खतरनाक है भाई इनका सफर। किस्तों का अजाला ये कर चुके हैं, अब मजीद किस्तें जो हैं वो थोड़ी सी रोक ली जाए, है ना? शायद एक तो आप दोनों की एनर्जी मैंने इनहेल की है। आई एम रियली एंजॉयिंग योर ट्रांसमिशन, और फहद भाई इज ऑलवेज जेनरस, Sir, thank you. और थैंक यू सो वेरी मच फॉर काइंड वर्ड्स। और देखिए इलेक्शन का तो मौसम है, और बड़ी अदनान साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई है, और मतलब ये बात ऐसी है जो पहले डिस्कशन में आनी चाहिए थी ना, पब्लिक डिस्कोर्स पे आनी, कि भाई सारे पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि शेर पे ठप्पा लगाएं, लेकिन खुद नहीं लगा सकेंगे। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। आपको पता है और- ये हरमीत भी नहीं कर सकेगा, क्योंकि हम भी यही डिस्कस कर रहे थे कि हमारी जॉब इस सॉर्ट किया कि इस किस्म की है कि हमने हमें मोटिवेट जाना- करना जरूर होता है सोहा कि आप आप हाँ, वोट मीडिया- डालें, मीडिया में लेकिन न्यूज़ मेरा में जो ये हल्का ये है सरदार जी का ख्याल कितना रखती हैं, उन्होंने सरदार जी को मरियम नवाज वाली हाँ, कैटेगरी में फौरी और बाकी शरीफ ब्रैकेट फैमिली किया से बिल्कुल, और उस बिल्कुल। फैमिली के साथ बताया कि सरदार जी भी नहीं डाल सकेंगे वोट। Exactly, ये हमारी exactly. डिस्कशन का सिलसिला ऐसे चलता रहेगा। थैंक यू सो मच थ्री ऑफ यू फॉर बीइंग हियर। अभी हम बाकायदा आगाज करेंगे डिस्कशन का, लेकिन हमने जैसे आपसे वादा किया है कि हमने थॉरली आपको बताना है कि तमाम तर शहरों में क्या हो रहा है। तो हमारे ब्यूरो चीफ्स एक्टिव है, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट एक्टिव हैं। मैं आपका तारुफ कराती हूँ, ब्यूरो चीफ कराची ने हमें ज्वाइन किया है, इन्हें समर अब्बास कहते हैं। इनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया हरमीत और सोहा आप दोनों का, और बिलखुसूस जो हमारे मेहमान हैं उन सब का। सर आपका भी बेहद शुक्रिया। और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद भी हरमीत हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल आमिर सईद अब्बासी साहब हैं। कैसे हैं आप सर? बहुत शुक्रिया आपका, वेलकम कहते हैं हम आपको शो में। जी थैंक यू सो मच हरमीत साहब, आपका बहुत शुक्रिया, और सोहा का भी और तमाम गेस्ट का भी। आपके सेट पे बैठे हुए हैं कि आप बिल्कुल लाहौर में हैं। हाँ, मेरे सेट पे वो बैठे हुए हैं, सेट के उन्हें खाली नहीं छोड़ना ना, खाली सेट तो छोड़ना नहीं है, लेकिन back बड़ी to- बात है कि पिशावर उस पे भी सबकी नजरें हैं, तो वहाँ से हमारे जो ब्यूरो चीफ है जहांगीर शहजाद साहब वहाँ पे हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका, कैसे हैं आप? अच्छा ये अभी नहीं है हमारे साथ, तो सोहा फैसलाबाद के साथ जो हैं वहाँ पे भी हमें हसाम अहमद साहब जो हैं वो ज्वाइन थोड़ी करेंगे, देर में कोयटा join से करेंगे। भी सादिया जहांगीर साहबा हैं वो हमें ज्वाइन करेंगी। लेकिन फहद शहबाज साहब की तरफ आ जाते हैं पाजी, आ जाइए, फहद आ की जाइए। बात। फहद पाजी, अवाम की नब्ज जो है अगर हम देखें, सियासतदानों ने तो नहीं पकड़ी, लेकिन आप जहाँ जहाँ जाते हैं कैसा देखते हैं? लाहौर की गली कूचों में मुख्तलिफ शहरों में आप गए तो इस वक्त क्या आपको नजर आता है? बहुत आपका शुक्रिया सरदार साहब। मिथिला साहब, आपकी तवज्जो भी मैं करवाना चाह रहा हूँ। आज के जो लीडिंग पेपर्स हैं जी जी उनमें इश्तहार छपा हुआ है नवाज शरीफ वज़ीर आज़म, और अवाम ने फैसला सुना दिया। पहले ये इश्तहार है, पेड कंटेंट, सारे अखबारात में, सुर्खी। और लीडिंग जितने पेपर्स हैं उन्होंने ये छापा है। तो उन्होंने साथ वज़ीर आज़म भी लिखा है। फैसले से पहला तो फैसला। मेरा सवाल सादा सा है, बड़ा सादा सा, क्योंकि सारे मुझसे सीनियर हैं। मिथिला साहब मेरे से सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और हमसे पहले से हम इन देख के बड़ा इनसे सीखते थे।
मलिक साहब आपको पता है। और आप बचपन और- से मुझे देख रहे हैं। हाँ, मैं बहुत छोटा था जब देख रहा था। अच्छा। तो ये मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि पेड कंटेंट में आप अपने नाम के साथ जो मर्जी लिखवा के छुपवा सकते हैं। मसलन 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 जी जी। मेतला साहब लीडिंग पेपर को पैसे देके हम्म। आईजी पंजाब मेतला साथ लगवा के छुपवा सकते हैं भला? नहीं। सर आप मेरे नाम के साथ कोई डेजिग्नेशन लगाए ना। आपके साथ डीजी नैब लगा दूं, क्या लगाऊं? कुछ- डीजी नैब इज गुड। ठीक है, देखें आपके शाया निशान। पैसे कितने देने पड़ेंगे? पैसे आपको ही देने पड़ेंगे, ये तो आपने तय बस करना है। तो ये इस पे अच्छा, क्या बस- प्रैक्टिस है कॉमन? और इसका ये जो लीड छपी है हर जगह, लीड की जगह पे वो स्पेस लेके फ्रंट का पेज सारा, इसका मतलब बेसिकली क्या है? एक तो वो भी बताइए, और दूसरा ये कॉमन प्रैक्टिस है कि आप जो मर्जी छाप सकते हैं, साथ जो मर्जी लगा के नाम के साथ आप मेतला साहब को छुपाना चाहें, मुझे छुपाना चाहें या इनका छुपाना चाहें, तो क्या पेड कंटेंट ये भी फैसिलिटी देता है हमारे एंड पे, मीडिया के एंड पे? मेरा ये सवाल है। सवाल बड़ा वैलिड है। एवरीथिंग इज जज पॉसिबल। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए, ये वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इस तरह से भी है कि पहले भी इस पे बड़ी डिबेट होती रही है, और रेयरली पिछले दिनों भी जब भी, और स्पेशली जो इलेक्शंस के दौरान जब भी इस तरह की कैंपेन्स लॉन्च होती हैं, तो हमेशा ये सवाल जो है तसलसल के साथ सामने आता है। देखिए, हमारे यहाँ APNS हो या इवन पैमरा हो या बाकी CPNE वगैरह हो, उनके कोड्स बने हुए हैं, उनका प्रॉपर जो है वो बना हुआ है, कोड ऑफ कंडक्ट है और रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉलो नहीं किया जाता। पैमरा की एग्जांपल मैं दे देता हूँ, फिर UK की भी एग्जांपल, ऑक्सफैम की एग्जांपल आपको दूंगा। देखिए, पैमरा का ये है कि जो पैमरा का जो कोड है उसके मुताबिक एथिकल वैल्यूज से बियॉन्ड नहीं होना चाहिए, आपकी मोरल वैल्यूज से बियॉन्ड नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह से नेशनल सिक्योरिटी को हिट ना कर रहा हो, और इस तरह की बहुत सारी कदगने लगाई आप जाती इसी हैं। को कंटिन्यू करें। एक छोटे सा जी। मैं ना दोबारा गया हूँ डेट देखने, हाँ, कि मैंने डेट पहले भी देखी और ये 6 फरवरी 2024 का अखबार है। तो मैंने कहा आपने डिस्कशन शुरू कर दी है, सारा कुछ ओपन हाउस हो गया है, तो मैंने कहा मैं दोबारा डेट चेक कर लूं, ये कुछ 13 वाला अखबार तो नहीं है कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ है और आवाम ने फैसला सुना दिया? नहीं, वो लीड तो वो वो खोल के नहीं देखिए, बैठा। उसमें ना एडवर्टीजमेंट एजेंसीज और एडवर्टीजमेंट भी क्रिएटिव डिपार्टमेंट का बेसिकली काम होता है, तो छोटा सा ये भी लिख दिया जाता है कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज अच्छा, ये नहीं शरीफ, इन्होंने- छोटा सा लिखा जाएगा इंशाल्लाह, इस तरह से भी होता है। तो कमिंग बैक टू नहीं, 4 कालमी के अंदर उन्होंने वो पूरा नवाज शरीफ के साथ वज़ीर-ए-आज़म पूरा उसी तरह जो लीड की स्पेस है उधर ही वज़ीर-ए-आज़म, एक वैसे- यहाँ तो है ना छोटा सा एक ऊपर लगाया हो। ये फर्स्ट इंस्टेंस होगी, बिकॉज इससे पहले इस तरह से कम से कम नहीं लिखा हुआ, कभी हमने देखा नहीं है ऐसा जैसा। पॉलिटिकल बट एक सहाफ़त के तालिब इल्म के तौर पे मेतला साहब, मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि जो ओपोनेंट पार्टी है वो तो अंदर है, तो कैंपेन भी नहीं वो कर पाए। इवन सबसे अहम हलका जो इस वक्त है वो जहाँ सबसे बड़ा अपसेट का खतरा भी है और वहाँ से जीतने वाले वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, वो कौन सा? वो NA 130। 130। जी 130। अच्छा, मैं यास्मीन वैसे मैं नवाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म नहीं देख रहा हूँ, बाय द ठीक वे। है। उस पर मैंने पिछले दिनों द नेशन में आर्टिकल भी लिखा है, बट मैं वो वाला पॉइंट ख़त्म कर लूँ। देखिए, हमारे पैमरा के जो रूल्स हैं उसमें भी सारा कुछ लिखा हुआ है, लेकिन वो भी इम्प्लीमेंट नहीं होते। पिछले दिनों भी एक डिबेट, 2-4 ऐसे एड्स आए जो हमारे किसी भी एतबार से जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके अपने पैमरा के SOPs और रूल्स के मुताबिक नहीं थे, उस पर भी खासी डिबेट हुई। अभी पिछले दिनों अखबारात के हवाले से तो हमेशा होती है पूरे पेज का, और ये एडिटर को भी चेक करना होता है कि आप वो कंप्रोमाइज़ डॉन इस पे इस तरह से ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता कि वो कोई भी कंटेंट है वो पब्लिश नहीं होता। इट इज़ नॉट सॉर्ट ऑफ डिस्क्रेशन ऑफ क्लाइंट कि वो कोई भी। लेकिन चले इसी पर कमेंट, अदनान साहब मुझे आप बताएं कि अगर हम इस सारी सिचुएशन को देखें, हुस्न तो यही होता है ना, एडवर्टीजमेंट हो, मार्केटिंग हो। मैं देख रही थी लिखा हुआ था पाकिस्तान को नवाज दो, मतलब नवाजने की बात हो रही थी, लेकिन वो नवाज दो की बात हो रही थी। तो बेसिकली वो तो चले कैची नारा है ना, हाँ, वो तो पार्टी का हक है, चीजें होती हैं, हाँ, लेकिन ये वो जो हक है। बात कर रहे हैं फहद साहब कि पैसे से आप करा लें, आपने जो करा इनका जो साबका इदारा है जहाँ ये सारा इन्होंने टाइम गुजारा, बड़े सीजन्ड जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी लीड ही छापी है सर। जंग ने नहीं, बात यह है कि बता दूं मैं, उन्होंने भी लीड ही छापी। बात यह है कि ये एक पेड कंटेंट है। आप पेमेंट दे के न्यूज़ स्टाइल में, एक तो होता है वैसे एडवर्टीजमेंट होती है, ठीक है। एक होता है जब न्यूज़ स्टाइल में आप देते हैं तो उसके 50% एक्स्ट्रा लगते हैं। जिस तरह सर, ये वो खबर की सूरत में नहीं होनी चाहिए। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, खबर की सूरत में ही होता है अच्छा, पेड कंटेंट। खबर दे दी हमने। जी, खबर दे दी सवाल हमने, ये है, लेकिन उस पे भाई साहब, कहीं ना कहीं या तो 4 स्टार 5 स्टार ऊपर बने होंगे। अच्छा,
इसका मेरे ख्याल में कुछ ऐसे नजर नहीं आ रहा। नहीं, उनका पॉइंट मेतला साहब ने क्लियर कर दिया। उसके बाद ये है कि उन्होंने बात की है पैमरा की, पैमरा के नहीं, रूल मैं एपीएनएस की भी बात सीपीएन नहीं हाँ। की कि उनके कोड्स हैं और रूल्स हैं, लेकिन वो ऐसा वो प्रैक्टिस नहीं किए जाते, इम्प्लीमेंट नहीं होते। हाँ। तो खास कदगने हैं फहद भाई कि आप इस तरह रिस्ट्रिक्शंस हैं। वैसे मेरे मन में एक और सवाल भी आ रहा है पाजी, ये तो हो गया। प्लीज आपका सवाल रहना नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल रहना नहीं चाहिए। आपके हम मेहमान बिल्कुल जरूर हैं। रहना नहीं चाहिए पाजी। आपने जो सवाल किया बिल्कुल वो जायज भी है और उस पे बात करना भी, क्योंकि आप यहाँ पे देखें, मैं ब्रीफ एक लाइन कल बड़ा आसान होगा कि मैं लिख दूंगा हरमीत से मुख्यमंत्री आ रहे हैं। वाह वाह, सीधा ही नहीं हो सकता है ना पाजी, मुख्यमंत्री। नहीं, उसमें बात ये कि आ रहे हैं, नहीं, मैं ये नहीं कि आ चुके हैं। बन हाँ, गए हैं। ये वैसे इसमें- आप भी करवा, कोई भी इसमें तो करवा एडवर्टीजमेंट सकता है कि वैसे, ये तो वजीर कोई आजम भी करवा हो गए। सकता है। अब जो सादा लोग हमारे अवाम है हाँ। वो तो यही समझेंगे कि शायद ये फैसला हो गया। सर, उत्ते गल हो गई है। 85 लाख अदनान मलिक साहब, एक चीज हाँ। इस वक्त अगर हम देखें, आज अगर देखें तो सियासी जमातें जितनी भी हैं, एक को छोड़ के, क्योंकि उनका जो है आपके सामने सारा कुछ, लेकिन पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान, दीगर जमातों को किसको आपने बड़े करीब से देखा और कौन सी जमात आपको ऐसी लगी कि अखाड़े में उतरे, खड़का दिया उन्होंने सब कुछ, नहीं, बात ये है जबरदस्त कि- किस्म से उन्होंने जो है हमीद भाई, इलेक्शन मुहिम बात यह है कि इस वक्त ये तासुर दिया जा रहा था जब मियां नवाज शरीफ वापस आए थे लंदन से कि जी रिजल्ट आ चुका है, इम्तहान जो है वो 8 फरवरी के बाद होगा, 8 फरवरी को इम्तहान होगा। और यही तासुर जो है ये पेड इनके कंटेंट में भी आ रहा है, और न्यूज़ स्टाइल में भी एक कंटेंट होता है जिसके 50% आप पेमेंट से एक्स्ट्रा देते हैं, वो भी इसमें आ रहा है। उन्होंने इस बात को एज बनाया कि हमारे सादा लो नौजवान जो हैं, जो जवान है, जो यूथ जो है, और हमारे जो देहातों में रहने वाले हैं, तकरीबन हमारा 70% आबादी जो है वो देही इलाकों में रहती है, देहातों में रहती है। उनको ये मैं समझूंगा कि ये मिस गाइड करने के लिए है कि भाई नवाज शरीफ आ चुका है, अब आप वोट दें या ना दें। वैसे सवाल आपसे नहीं, इसका जवाब मैं आपसे भी जानूंगा और शायद मितला साहब से भी जानेंगे। कराची से हमारे ब्यूरो चीफ साहब हैं पाजी समर अब्बास साहब, कैसे देखते हैं वहाँ पे क्या सिचुएशन है इस वक्त? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, फिर हम देखें इत्तेहाद में उनके इत्तेहाद, अगर दीगर जमातों की बात की, अपोजिशन में जो दीगर जमातें हैं उनको आप कैसे देखते हैं? ग्राउंड पे कौन ज़्यादा आपको एक्टिव नज़र आता है? बहुत शुक्रिया हरमीत। अगर ओवरऑल मैं सूबाई असम्बली की बात करूं, कराची की 47 नशिस्तें हैं जो कराची में, जबकि एनए की 22 नशिस्तें हैं। अगर दीगर सियासी जमातों की बात की जाए तो आपको बड़ी मैं हैरानी की बात बताऊं कि टीएलपी जो है वो 47 नशिस्तों से कराची से खड़ी है, इलेक्शन लड़ रही है, जबकि उसके साथ तहरीक इंसाफ के जो हैं वो भी 47 हैं। इसके साथ साथ जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं वो भी 47 हैं, जबकि जमात इस्लामी के जो हैं वो भी 47 उम्मीदवार हैं। तो जो उसके 40 उम्मीदवार सूबाई असम्बली। अच्छा। तो इसमें जो सबसे अहम बात यह है कि एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो भी काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है। पीपल्स पार्टी के जो अरकान हैं वो भी, उम्मीदवार जो हैं वो भी काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ टीएलपी जो है वो भी कराची में बहुत एक्टिव है। लेकिन जो इस टाइम मुकाबला मैं देख रहा हूँ वो जमात इस्लामी में, पीपल्स पार्टी में और दीगर जमातें जो हैं वो भी हैं, लेकिन 3 जमातें ये बहुत अहम हैं। ये इलेक्शन में आपस में इनका बड़ा वो टाइप है। जबकि अगर एनए की बात की जाए तो एनए में पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो 229 से जाम अब्दुल करीम है, 230 से आगा रफ़ीउल्लाह हैं, 231 से अब्दुल हकीम बलोच हैं, मिर्ज़ा अख्तियार बेग हैं 241 से, जबकि कादिर मंदोखेल हैं 242 से। इसके साथ हाफिज़ अब्दुल बार हैं 244 से, सलीम मांडवी वाला हैं 240 से, नबील गबोल हैं 239 से। ये पीपल्स पार्टी के वो कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं जो अच्छा मुकाबला कर रहे हैं, जहाँ से आप पीपल्स पार्टी ये सीटें जीत सकती है। इसके साथ जमात इस्लामी के हाफिज़ नईमुर रहमान हैं 246 से और 250 से। हाफिज़ नईमुर रहमान टफ़ टाइम दे रहे हैं तमाम सियासी जमातों को, उम्मीदवारों को। सैटरडे की जो बारिश हुई है हफ्ते के रोज़ रात को, जो वो बड़ा कराची के वोटर्स को ना उसने बड़ा सोचने पे मजबूर किया है। तो कोई ना कोई बड़ा अपसेट होगा कराची में, सरप्राइज़ मिलेगा आप लोगों को कराची से। लेकिन सबसे अहम बात यह भी है कि कराची से कोई बड़ा जो पार्टी का रहनुमा है, जिसमें मरीम नवाज़ हो गई, नवाज़ शरीफ हो गया, शहबाज शरीफ हो गए, या बानी दीगर जो जमातों के अहम बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी, इन्होंने कराची से किसी ने इलेक्शन नहीं लड़ रहे।
अच्छा। तो कराची में जो पुराने जो दीगर कैंडिडेट थे वही लड़ रहे हैं। एमकेएम के मुस्तफ़ा कमाल हैं, इनने 42 से, खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं 248 से, फ़ारूक सत्तार हैं 244 से। मुकाबला जो इस टाइम पीपल्स पार्टी, एमकेएम और जमात इस्लामी में। अच्छा। ये मतलब आप वहाँ भी देखें अगर कराची से सॉरी फॉर कौन इंटरप्शन, सी लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि अगर हम पाकिस्तान तरीके इंसाफ की बात करें तो ओवरऑल सिचुएशन ना सिर्फ लाहौर पाकिस्तान में बल्कि हर जगह ही सेम है, पाकिस्तान के हर एक शहर में। बट ऑल दो हमारे साथ पूरा पैनल भी मौजूद है और दे वुड लव टू आस्क यू समथिंग, अगर आप समर अब्बास साहब से कुछ May पूछना I चाहते हैं। श्योर श्योर, यू कैन, यू कैन। सबर अब्बास साहब, एक तो पीपल्स पार्टी ने सुहेल मंसूर को भी टिकट दिया इस दफ़ा, वो एमक्यूएम से आए हैं पीपल्स पार्टी में, वो भी इलेक्टेबल समझे जाते हैं। तो आप कह रहे हैं कि इस दफ़ा 3 पार्टीज़ का मुकाबला जमात इस्लामी का है, पीपल्स पार्टी का है और एमक्यूएम का है। मुझे ये बताइए कि पीटीआई ने भी 4 आउट ऑफ लाइक 14, उन्होंने 4 पीटीआई ने भी अपने कैंडिडेट्स रिपीट किए हैं। उनकी क्या सिचुएशन है? जो अताउल्लाह है या जहांगीर आफ्ताब जहांगीर है, आलमगीर है, उनकी क्या सिचुएशन? देखें, आफ्ताब जहांगीर सिद्दीकी मंगो पीर सरजानी का एरिया है वो है, आलमगीर जो है वो गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर और बहादराबाद का एरियाज़ है। लेकिन मैं नहीं समझता कि इस दफ़ा उनकी वो पोजीशन है, क्योंकि जो उनकी एक तो कैंपेन सही तरीके से नहीं चल पाई, दूसरा उनके जो निशान हैं वो मुख्तलिफ हैं। तो आवाम जो है वो तो आप समझते हैं जो पॉपुलर लीडर हो तो उसके निशान को देखती है, पार्टी के निशान को देखती है। यहाँ अब तक सिचुएशन वो उस तरीके से ये उम्मीदवार मैदान में नहीं आ सके जैसा इन्हें आना चाहिए। तो सर्वेस तो बता रहे हैं कि अगर कराची में पीटीआई आगे है, सबसे आगे है सर्वेस के मुताबिक। सर सर्विस की आप बात अच्छा, वैसे सोहा समर बात अब्बास तो करने देखिए, दें, बात तो सच है। बात सोहा उनका बात तो कंप्लीट सर एक्चुअली हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है समर अब्बास साहब, हम कंटिन्यू करेंगे आपके साथ, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में कंटिन्यू कर लेते हैं। जी 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 ब्रेक ले ले, मेरा ख्याल है। जी समर अब्बास फैसला कर रहे हैं पहले, फैसला पब्लिक का, पब्लिक बता दें आपने वहाँ समर अब्बास साहब का सुनना है या एक ब्रेक लेनी है। मेरे ख्याल से कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी समर अब्बास साहब कंप्लीट कर दें, आप कंक्लूड कर दें अपनी बात। जो सर्वे की बात हो रही है, नहीं, मेरा ख्याल है समर साहब को किसी मुश्किल में ना डालें। मुझे पहले वो इस वक्त अजीब मुश्किल का शिकार है। कोई हरज नहीं, इंडिपेंडेंट गुफ्तगू हो सर वो जाए। कह रहे हैं कौन से सर्वे की बात कर रहे हैं, जरा हमको बता दें। हाँ ठीक है, नहीं नहीं कोई इशू नहीं है। सर्वे, ये कौन से सर्वे की बात हो रही है ये बताएं मुझे। बता दें सर। कोई दो तीन सर्वेज आए हैं, एक तो बल्कि कल भी सर्वे आया है जिसमें ये कहा गया है कि बल्कि उसमें तो फहद ये तक हुआ फहद भाई कि अब वो कहा जा रहा है कि पूरे पाकिस्तान में जमात इस्लामी तीसरे नंबर पे वोट सिक्योर कर सकती है। इस तरह का भी हो रहा है सिलसिला। समर भाई आप क्या कहते हैं? देखें, मेरी बात अगर मैं संजीदा बात करूं तो शहर कराची के जो आवाम के मसाइल है ना वो अब तक हल नहीं हो पाए। आज भी कराची शहर इंटरनेशनल सिटी जो है पहचाना जाता है, जाना जाता है, लेकिन यहाँ पे आज भी गैस नहीं है। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है। अब आप यहाँ पे ये चीज़ें बुनियादी सहूलियात अब भी शहरी इससे महरूम है। आवाम देख रही है किस तरफ जाए। देखें, 15 साल से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, उसके साथ एमकेएम की भी गवर्नमेंट रही है। अब ला मोहल्ला अगर आप बात करें, जैसे मेयर के इलेक्शन हुए थे उसमें जमात इस्लामी का मेयर जीत रहा था। 30 वोट जो 32 वोट डाइवर्ट हुए, जिन्होंने वोट कास्ट नहीं किया पीटीआई जो थे, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली मुर्तज़ा वहाब जीत गया। अगर वो 30 वोट मेयर उसको हाफिज़ नईम को मिल जाते तो मेयर जमात इस्लामी का होता। वोट बैंक जमात इस्लामी का मौजूद है, लेकिन इसके साथ देखें मजहबी जमातों का भी वोट कराची में है। लोग मायूस हो चुके हैं कराची के, ये हकीकत है। इसके साथ देखें अब एमकेएम लंदन वालों ने भी अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं, वो वोट भी ख़राब होगा। वो वोट भी कटेगा, एमकेएम पाकिस्तान का वोट कटेगा। वो वोट किसको जाएगा या उसका फ़ायदा किसको होगा, वो भी तो देखें ना। तहरीक इंसाफ को कराची के अवाम ने वोट दिया, वो क्या डिलीवर कर सके कराची में? एक कोई मोरे प्रोजेक्ट बता दें जो कराची में उन्होंने शुरू किया हो। आप कह रहे हैं सर्वे में वो जीत रही है, कहाँ से जीत रही है? कराची का शहरी भी अगर ये नहीं कहा कि पीटीआई जीत रही है, मैं अदरवाइज आपने कहा नंबर आगे जा रही है, सर्वेज में बेहतर नजर आ रही थी। जी मेरे ख्याल में जम इस्लामी की बात भी आपने की, लेकिन सोहा वैसे तो आमिर सईद अवासी साहब भी हमारे साथ इस्लामाबाद से हैं। जी जी समर, बात कंप्लीट करना चाह रहे हैं। समर भाई बताइए। देखें, मैं आपको देखें बिल्कुल डिबेट होनी चाहिए। मैं आपको अगर थोड़ा सा कराची के जो इस टाइम उम्मीदवार हैं, जो उन्होंने जिन जिन सियासी जमातों ने अपने मैदान उतारे, उम्मीदवार उतारे हुए, वो मैं बता दूं।
पीपल्स पार्टी 47, टीएलपी 47, पीटीआई ने 47, जितनी नशिस्तें उतनी उम्मीदवार। अच्छा। एमकेएम गो के कराची का दावा करती है, उसने 40 सिर्फ 40 सूबाई असम्बली के नशिस्तों पे। जमात इस्लामी 47, पीएमएल नून ने भी 38 उम्मीदवार जो हैं सूबाई के वो मैदान में उतारे हुए, जबकि पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग इसने 36 कैंडिडेट जो हैं वो इनके। एमकेएम हकीकी के 15 हैं। पाकिस्तान राय हक पार्टी ये 25 इसके उम्मीदवार हैं। जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के 8 उम्मीदवार हैं। अवामी नेशनल पार्टी ने 28 उम्मीदवार उतारे हुए। ग्रीन डेमोक्रेटिक अलायंस 27 जीडीए जो है, जबकि इस्तेहकाम पाकिस्तान ने 25 उम्मीदवार जो हैं सूबाई के यहाँ पे कराची में उनके उम्मीदवार हैं। ये सिंध की बात नहीं कर रहा। समर सिंध में अब्बास साहब, आपसे 130 यही नशिस्तें हैं, कैलकुलेशन हम यही से जबकि कंटिन्यू 61 करेंगे। कौमी सॉरी की। फॉर इंटरप्शन, एक छोटी सी हमने ब्रेक लेनी है, चूंकि मसाइल जितने आप उन पर रोशनी डाल रहे हैं वो सारे वैसे के वैसे जूं के दे। हर दफा इलेक्शन में आम पब्लिक को लगता है कि इस दफा ये नुमाइंदा है जो हमारे मसाइल हल करेगा, लेकिन सारी जमातें क्लेम करती है कि सादा अक्सरियत से जीत जाएंगे, लेकिन मेजॉरिटी किसकी होगी ये कैलकुलेशन हम मजीद भी आपके सामने रखेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग फैसला पब्लिक का। फैसला पब्लिक में आपको खुशामदीद कहते हैं। और सोहा, जिस तरह हम बात कर रहे थे कराची के हवाले से, वहाँ पे जो सिचुएशन है वो तो समर अब्बास साहब ने हमारे सामने रखी, लेकिन इस वक्त नज़रें जो हैं वो इस्लामाबाद पर इसलिए ज़्यादा हैं कि आपको याद होगा कि 2018 का जो इलेक्शन था वहाँ से तीनों की तीन जो सीटें थीं वो तहरीक इंसाफ ही जीत चुकी थी। और उसके बाद हमने देखा, लेकिन आज भी सिचुएशन कुछ बदली नहीं, कुछ चीज़ों में बदलाव तो है, लेकिन हाँ, लेकिन आप मुकाबला काफ़ी कांटेदार है। एक तरफ 47 की बात करें, 48 की बात करें, दीगर हलकों की बात करें, तो हमें वहाँ पे मुख्तलिफ कैंडिडेट काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर सईद अब्बासी साहब। आमिर साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त अगर हम देखें खासकर NA47 और NA48 के हवाले से, किसको ज़्यादा आप देखते हैं कि मुकाबला, क्योंकि इस्लामाबाद की ज़्यादातर अगर हम बात करें आबादी के हवाले से तो हमने वहाँ पे देखा है कि तहरीक इंसाफ के जो जितने भी जलसे हुए हैं या कॉर्नर मीटिंग हुई हैं, उससे पहले जब 9 मई से पहले जब मामलात होते तो हमें बड़े एक्टिव लोग नज़र आते थे। तो इस बार आप क्या देखते हैं कि आया जिस तरह हम देख रहे हैं कि खोकर साहब भी बड़ा एक्टिव नज़र आते हैं, शुएब शाहीन भी अपनी जो है इंतखाबी मुहिम उसी तरह जारी रखे हुए हैं, दीगर लोग भी उसी तरह एक्टिव हमें नज़र आते हैं, किसको आप ज़्यादा देखते हैं सर? थैंक यू हरमीत। इस्लामाबाद में 3 हलके हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि 2018 में तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया था, लेकिन उसके बाद क्योंकि अब जो सूरत हाल है मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह यहाँ पर भी तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत करते हैं। उसमें बहुत सी वो शिकायत करते हैं, वो अदालतों से भी रुजू करते हैं और उनकी शिकायत हैं। लेकिन इस वक्त मुकाबला बहरहाल तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों के दरमियान है। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने यहाँ पर एक गलती की या उनसे एक हिकमत है, वो है NA48 इस्लामाबाद का जो हलका है जो उसके जनूबी हिस्से में आता है और उसमें उन्होंने अपना कोई कैंडिडेट नहीं दिया और वहाँ पर वो तहरीक इस्तेहकाम और बिल्कुल एक आज़ाद उम्मीदवार हैं राजा खुर्रम नवाज, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम बात करें NA46 जो NA46 है, वहाँ पर तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट हैं वो निस्बतन एक नए कैंडिडेट हैं, उनका बहुत ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना ही वो वकील हैं, बल्कि PTI के एक कारकुन थे, उनको तहरीक इंसाफ ने टिकट दिया। उनको इंतखाबी निशान भी बैंगन का मिला है और उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा है, उनके ऊपर बहुत से केसेस भी हैं। उनका मुकाबला अंजुम अकील खान के साथ है। अंजुम अकील खान बहुत यहाँ पर बरादरी उनकी बहुत बड़ी है, उनके पास एक पुराना बैकग्राउंड भी है, वो पहले भी MNA रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ पर उनका और PTI का जो मुकाबला है उसमें मुस्लिम लीग नून किसी हद तक आगे नजर आती है। दूसरा हल्का है NA47 का, वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के डॉक्टर तारिक फजल चौधरी हैं और उनके साथ जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं वो शुएब शाहीन हैं।
बहुत एक्टिव वकील हैं, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं में आते हैं, और उनके पास यहाँ पर जो हर्डल्स हैं या मुश्किलात हैं वो दीगर मुश्किलात के साथ साथ उनको एक मसला ये भी है कि उनका इंतखाबी निशान है फाख्ता का, और इसी तरह एक और कैंडिडेट हैं, उनकी पार्टी है तहरीक ईमान, और उनका भी इंतखाबी निशान बिल्कुल चिड़िया की तरह हुदहुद का है, और वो भी बिल्कुल मिलता जुलता है। लिहाजा तहरीक इंसाफ, जी बिल्कुल। और आप ठीक कह रहे हैं, आपसे हम इस बारे में बात करेंगे। वैसे ये वाला टॉपिक तो वैसे हमने शुरू में छेड़ा ही नहीं, आपने वो सुर्खी वाली बात अदनान साहब छेड़ दी थी, लेकिन ये जो इंतखाबी इंटरेस्टिंग इंतखाबी निशान है ना, ये वाली भी काफी ऐसी बात है कि हमने काफी मैं उसके ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। देखिए, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कोड ऑफ कंडक्ट जारी किया है उसमें भी, और इसके साथ साथ जो पीआईडी के रूल्स हैं, इसके साथ साथ पेमरा के रूल्स हैं, वो तमाम ये पाबंद करते हैं कि कोई भी ऐसी एडवर्टाइजमेंट नहीं हो सकती जिससे लेवल प्लेइंग फील्ड या इंतखाबात के जो रिजल्ट्स हैं वो मुतासर हों। लिहाजा इसके हवाले से तहरीक इंसाफ जो है वो शायद कोर्ट से भी रिजू कर रही है और इलेक्शन कमीशन में भी दरख्वास्त दे रही है कि जो इश्तिहार आ गया इसकी वजह से बहुत सी कन्फ्यूजन फैलेगी कैंडिडेट जो वोटर्स हैं उनमें, और क्योंकि इसको ना सिर्फ, अब अगर कोड ऑफ कंडक्ट देखें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, तो उसमें तो इवन ये भी दर्ज है कि तमाम सियासी जमातों ने मुकम्मल अपनी जो अखराजात होंगे उनकी तफसील भी देना होगी। तो लिहाजा ये बड़ा अब देखना होगा कि कैसे वो इन तमाम चीज़ों को जस्टिफाई करेंगे। इतने बड़े बड़े इश्तिहारात हैं और इतनी तमाम चीज़ें हैं कि वो इनको कैसे जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि 10 रोज़ के अंदर अंदर, और इन तमाम चीज़ों की मॉनिटरिंग भी हो रही है। इलेक्शन कमीशन ने खुद एक मॉनिटरिंग सेल बनाया, इसके साथ साथ जो पेमरा है उसका एक मॉनिटरिंग सेल है, इसके साथ वजारत इत्तलात का मॉनिटरिंग सेल है, पीटीए का मॉनिटरिंग सेल है। लिहाजा ये तमाम चीज़ें जो है वो ठीक है आमिर, ठीक है। आपकी इसी बात पर ना मैं चाहती हूँ ज़रा पैनल से थोड़ी राय ले लें, क्योंकि आपकी ये इश्तिहारात वाली बात पर ही हमने अपनी ट्रांसमिशन का आगाज़ किया था। लेकिन इसके अलावा सब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस इलेक्शन की तारीख में सबसे ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ जो है ना वो है लेवल प्लेइंग फील्ड। आप फील्ड में रहते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड, लेकिन आप फील्ड में रहते हैं, मुझे ये बताएं कि क्या वाकई ये लफ्ज़ जो है वो एग्जिस्ट करता है फील्ड में? लेवल प्लेइंग फील्ड तो 2018 का कंपैरिजन अगर 24 से करें तो अब तो हालात बड़े अजीबोगरीब हो गए हैं। आप इमेजिन कीजिए ना कि नवाज शरीफ के मुकाबले में जो कैंडिडेट है वो जेल के अंदर है। ठीक हो गया और उनका कोई इंतखाबी दफ्तर नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, और कैंपेन भी ज़ीरो है। अब देखें, सबसे बड़ा मलिक साहब बड़े सीजनड बंदे हैं, मित्तला साहब बड़े सीजनड आदमी हैं, आप दोनों तो हैं ही सीजनड, आपकी तो क्या ही बात है, शुक्रिया। लेकिन इसके बावजूद सीजनल नहीं है, सीजन देखें ना, सीजनल नहीं, ये देखो उन्होंने कहा परिंदे नहीं है वो वाले, चरिंद नहीं। अच्छा जी, फिर तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आना है वो ये है कि इलेक्शन वाले दिन जो बंदा पोलिंग स्टेशन तक ले गया अपने लोगों को, वो तो जीत गया, लेकिन अगर टर्नआउट बढ़ गया, अगर टर्नआउट अनएक्सपेक्टेड हो गया, तो उसका फ़ायदा उस जमात को होगा जिसके सारे उम्मीदवार इस वक्त आज़ाद कंसीडर करवाए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है, हमें भी कहता है, अगर हम नहीं करेंगे तो पैमरा हमें पकड़ लेगा कि आप इनके साथ तहरीक इंसाफ नहीं लिख सकते। ठीक है, ठीक हो गया जी? जी बिल्कुल। तो यहाँ तक प्रॉब्लम है। अब दो इतने घाघ सियासतदान, डॉक्टर यास्मीन साहिबा का और नवाज शरीफ साहब का जोड़ कई दफ़ा पड़ा है, और डॉक्टर साहिबा की जो वजह शोहरत है वो नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ इंतखाब लड़ना तो था ही, लेकिन उनका मलिक गुलाम नबी की के ये बहू थी, बहू हैं, और मलिक साहब जो हैं वो पहले नून में भी रहे, बाद में पीपल्स पार्टी में आ गए, फिर मिनिस्टर भी बने, तो एक बैकग्राउंड है उनका, हिस्ट्री। और दूसरा रेजिस्टेंस की अलामत रही है यास्मीन हमेशा, वो जो तंजीमें हैं डॉक्टर्स की, उनको लीड करती रही, मुख्तलिफ यूनियंस, ठीक हो गया जी, पीएम में, हाँ, तो वो तो इस तरह की रेजिस्टेंस और स्ट्राइक्स करना और चक्के जाम करवाना, आयरन लेडी कहलाती रही हैं वो इस तमाम चीज़ों की वजह से। अब लेवल प्लेइंग फील्ड का आप वहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि जिस हल्के के वज़ीर-ए-आज़म की आज अखबारों में खबर छपी है, उस हल्के में लड़ने के लिए अगर वहाँ से नवाज शरीफ स्लिप हो जाते हैं, फ़र्ज़ करें इन केस, ठीक हो गया जी, यहाँ यास्मीन साहिबा ने हारना है या नवाज शरीफ साहब ने, दोनों में से तो एक ने हारना है ना, बिल्कुल, टाई तो नहीं होना ना मुकाबला, बिल्कुल। तो इसमें फिर मित्तला साहब गाइड करेंगे कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड इन्हें कोई कहीं पाकिस्तान पूरे में नजर आई है या मित्तला साहब की तरफ आते हैं सोहा, लेकिन हमारे पास खासकर हम जिस तरह बात करें कि इलेक्शन की जो एक्टिविटीज़ हैं वो जारी रहेंगी, और इस वक्त एक जाल है पब्लिक न्यूज़ का, पब्लिक को के आगाही के हवाले से, खासकर पंजाब और बलूचिस्तान की हम बात करें तो वहाँ पे हमारे रिपोर्टर फील्ड में कितना एक्टिव हैं, वो भी उनसे भी आपके इंट्रोडक्शन करा लेते हैं। जस्ट हैव अ लुक।
शरीफ इब्राहिम और आप तक पहुंचाऊंगा गवादर से फैसला पब्लिक का। मैं हूं बिलाल शफीक और मैं आपको दिखाऊंगा गुजरांवाला से फैसला पब्लिक का। इलेक्शन 2024 की हर अपडेट के लिए देखिए मुझे पब्लिक न्यूज़ की स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन पर। इंतखाबी मुहिम की शुरुआत से लेकर इख्तिताम तक जानिए मेरे इलाके में कौन सी पार्टी कहां खड़ी है। बड़ा इलेक्शन, सनसनीखेज मुकाबले, वोट डालने कितने कहां को निकले आपको बताएंगे हम। वोटों की गिनती से लेकर हतमी नताइज तक रहेंगे आपके। तो बिल्कुल ठीक। कौन सा ऐसा शहर है जहाँ से हमने इसको ऑब्वियसली कवर नहीं किया? सरगोदा, गुजरात, गुजरांवाला और शेखपुरा, और ये तमाम जगह वो हैं। जब हम इनकी बात करते हैं तो हरमीत हम बात करते हैं पंजाब की। और पंजाब में इसमें कोई दो राय नहीं है। 141 अगर एनडी की सीट्स की हम बात करें तो कहा जाता है कि सादा अक्सरियत से अगर तमाम तर जमातें जीत जाएंगी, और कहा भी जा रहा है और जमातें खुद भी क्लेम कर रही हैं, लेकिन मेजॉरिटी अगर पंजाब में हो जाती है मतलब साहब, तो फिर ये सिचुएशन जो है वो आसान हो जाएगी हुकूमत बनाने के लिए। और ये क्लेम जो है वो सेंट्रल पंजाब से हमेशा नून लीग ने किया और वो इस दफ़ा भी कर रहे हैं। जी देखिए, PMLN का जो पंजाब है, स्पेशली सेंट्रल पंजाब, वो हमेशा से स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। उसकी एग्जांपल इस तरह से है कि 82 सीट्स हैं सेंट्रल पंजाब की, और आउट ऑफ 82 लास्ट टाइम भी मोर देन 49 सीट्स थी उनके पास। तो बाकी दाएं बाएं से थी, 11 उनकी साउथ पंजाब से थी, 2 उनकी वहाँ से थी, KPK से थी। एक कैप्टन सफदर वाली जीते थे और फिर एक डिप्टी स्पीकर हैं अब्बासी साहब, वो जीते थे। तो 2 सीट्स वहाँ से, एक बहरहाल वहाँ से फाटा से भी थी, फाटा अब मर्ज हो गया। तो इस तरह से, और अदरवाइज जो साउथ की 49 सीट्स थी उसमें से ज़्यादातर 26 सीट्स थी उनके पास, PTI के पास 26 थी, और फिर कोई आज़ाद इंडिपेंडेंस वगैरह, और फिर उन्होंने उनको भी फिर बाद में ज्वाइन करवा दिया गया। सिंपल मेजॉरिटी PTI के पास लास्ट टाइम भी नहीं थी। लास्ट टाइम भी कोई 12-13 के करीब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, इंडिपेंडेंट, इवन पंजाब में ये देखिए फाहद भाई कि कोई 122 थे PTI के MPs और फिर 130 थे PMLN के MPs थे। तो इतना डिफरेंस था, और कोई 24 के करीब, 24 ऑलमोस्ट 24 MPs को ज्वाइन करवाई गई थी PTI उस वक्त। इधर एक इंसर्शन छोटी सी, उन दिनों हमने पूछा था नून के जो पावर कॉरिडोर्स के करते धरते हैं, उनसे पूछा था कि आप क्यों नहीं हुकूमत बना रहे। they were very scared in fact। नहीं, क्या उन्होंने कहा हमें इजाजत नहीं है। हाँ, इजाजत खत्म हो जाती है। मैं आपका सवाल का जवाब दे दूं। पता है क्या खबरें चलनी है, सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन चलें अब हमने खबरें भी देनी है ना साथ साथ आपको कि क्या चल रहा है। तो अब आप खबरें सुनेंगे और हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, लेकिन इलेक्शन ट्रांसमिशन का ये सिलसिला यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। पैनल थोड़ा सा चेंज होगा और उसमें सियासतदानों को भी ऐड करेंगे ताकि वो भी आपको कन्विंस कर सकें। तो कीप वॉचिंग फैसला पब्लिक का। स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला उसी तरह चल रहा है। और अगर हम बात करें सोहा, गेस्ट का पैनल पहले से जो हमारे साथी मौजूद हैं वो तो मौजूद हैं, लेकिन 2 नए शख्सियात जो हैं वो भी प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं। सलमान आबिद साहब सेट पर मौजूद हैं, सीनियर तजक्कार हैं, मुख्तलिफ टेलीविजन की स्क्रीन पर हम उनको देखते रहते हैं। सर बहुत शुक्रिया। और इसी तरह सीनियर सियासतदान मुसरत जमशेद चीमा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। कैसी हैं मैम आप? अल्लाह का शुक्र। गुड मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। मुसरत साहब आपसे शुरू कर लेते हैं क्योंकि हमारा पैनल जो हमारे साथ मौजूद है, हमारी डिस्कशन तो पहले भी हो रही थी। हम बात कर रहे थे वोट की भी, सपोर्ट की भी, नून लीग की भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी, और तरीके इंसाफ के लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की भी। आपने बड़ा दौर देखा है, मुसीबतें सौबतें भी बर्दाश्त की हैं, तकलीफ़ें भी बर्दाश्त की हैं। थ्रू आउट यू आर द वन ऑफ दोज कैंडिडेट्स जो कि अब भी एफिलिएट हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ। आप क्या समझती हैं कि आने वाले इंतखाबात में पाकिस्तान तरीके इंसाफ कहाँ स्टैंड कर रही है? देखिए, अगर तो इलेक्शन नाम है जमहूरियत का, और अगर जमहूर के वोट से डिसाइड होना है तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मद्दे मुकाबिल ये सारी जमातें मिलके भी कहीं दूर दूर तक भी नजर नहीं आ रही। और मैं
अवाम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी अवाम ये जितने भी मुश्किल हालात में हमने तो इतनी मुसीबतें सौतें सह ली हैं कि अब हम हर चीज़ में से पॉजिटिविटी ढूंढ रहे होते हैं और ये एक अच्छी अप्रोच है। ये मेरे अंदर तो तब्दीली आई है कि ये इतना घुटन वाला माहौल जिसमें पूरी पाकिस्तानी कौम मुसीबतों का सामना कर रही है, उसमें अगर मैं ये देखूं कि इसकी जो बरक़ात है मुसीबतों के साथ साथ वो ये है कि आज पूरी कौम के अंदर जो जमहूरी शऊर है और वोट की इम्पोर्टेंस वो इतनी बढ़ती हुई है कि अब ये आगे इससे आगे जाएगी, बढ़ेगी। लोग आज बरादरी से, चीमा चट्ठा राजपूत से बालातर होके, पार्टीज एफिलिएशन से बालातर होके मैं बहुत सारे ऐसी फैमिलीज को जानती जो लोग बिल्कुल गैर सियासी थे, जो समझते ही नहीं थे इम्पोर्टेंस को, और एक क्लास जिसको शराफिया या एलीट कहा जाता था, ब्लेस, जिनका दाल रोटी आटा पेट्रोल की कीमतें इशू नहीं था, आज वो सबसे ज्यादा पॉलिटिसाइज हैं। आप अपने स्टाफ को देखो, आप अपने बिजनेस कम्युनिटी को देखो, और एक तबका था जो खते गुर्बत से नीचे था, जिनके लिए बिरयानी की एक प्लेट और कीमे वाला नान आने वाले 5 साल का तयन करता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ये कहते हैं कि हम आपके 5,000 रुपए भी लेंगे, कीमे वाला नान भी खाएंगे, बिरयानी मैच भी खाएंगे, वोट अपनी मर्जी से देंगे। तो मैं तो ये कहती हूँ कि जिस तरह से मर्जी मैन्युपुलेट कर लें, जीत कौम की है। पाकिस्तान आप जो बात कर रही हैं, आपने कंक्लूड कर दिया इस बात को कि हमारा वोटर सपोर्टर अब बाशऊर हो गया, अवाम बाशऊर हो गया। सलमान साहब, आपने बात सुनी मुसर्रत साहिबा की। अब चूंकि आपका तज्जिया आई हैव सीन ऑन सो मेनी स्क्रीन्स, आप हमेशा न्यूट्रल और कोशिश करते हैं हर चीज़ को एड्रेस करें। इंतखाबात की बात हम बाद में करेंगे, इलेक्शन कैंपेन पे आ जाते हैं। होमवर्क किस पार्टी का ज़्यादा अच्छा है? क्योंकि होमवर्क अच्छा है, कन्विंस करना है आम आवाम को, तो आप क्या समझते हैं इस कैंपेन को? और सलमान साहब, इसी के साथ ये सवाल भी ऐड कीजिएगा, जिस तरह मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा ने बात की, शहबाज शरीफ साहब का क्लिप बड़ा इस वक्त वायरल है कि बल्ला अगर मैदान में होता तो बड़ी मुश्किलात होती हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आप 1970 से लेके 2018 तक के इंतखाबात को देखें तो ये पाकिस्तान का से ठंडा इलेक्शन है, जिसमें कोई रवायती कैंपेन सर्दी में हो रहा है, सर्दी में हो रहा है, लेकिन वो रवायती कैंपेन जो है, जो बाकायदा सियासी गहमा गहमी होती है, वो हमें देखने को नहीं मिली। हैपनिंग सर, फुल हैपनिंग, कुछ नहीं है। वो सिर्फ आखिरी 8-10 दिन में कुछ हमें पुरजोशियत नजर आई है PMLN के जलसों की वजह से। बिलावल पहले शुरू हो चुके थे, एक पार्टी को तो हमने बिल्कुल जबरी बुनियादों पर बेदखल किया हुआ है, उसके लिए तो भूल जाएं आप, कोई रास्ता निकलेगा। लेकिन उसके बावजूद MQM को देखें, अगर आप पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी को देखें, अवामी नेशनल पार्टी को देखें, तो आपको बहुत ज्यादा गर्मजोशी नजर नहीं आई। अच्छा, एक बात। दूसरी बात यह है कि ये इलेक्शन ऐसा इलेक्शन है, अमूमी तौर पे हमारे यहाँ कोई इलेक्शन शफाफ नहीं होते। इलेक्शन से पहले पता होता है कि क्या अरेंजमेंट तय हो गए हैं, क्या चीज़ हुई हैं, लेकिन इस इलेक्शन से पहले इलेक्शन के बारे में सब कुछ लोगों को पता है। यानी सबको पता है कि कौन आ रहा है, कौन प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, किसकी लॉटरी निकली है, किसकी बात हो गई है, कौन कहाँ पे चीज़ें तय करके बैठा हुआ है। अच्छा, कोई अगर आज़ाद जीत भी जाएगा तो वो किस पार्टी में जाएगा, IPP कैसे बनी है, PTI पार्लियामेंटेरियन कैसे बनी है। तो ये इंतखाबात अपने इंतखाबात से पहले भी काफ़ी हद तक मुतनाज़ है, एक बात ये मैं बताऊँ। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन के अंदर अब जो डायनामिक्स है ना, जो बुनियादी चीज़ जो फैसला करेगी, अदनान मलिक साहब भी बैठे हुए हैं, वो ये जो 5,77,90,000 वोटर है 18 से 35 साल की उम्र में, ये 2018 में इनका टर्नआउट था जी 30%। अच्छा, इस दफा ये टर्नआउट अगर 30% से अबव जाता है, यूथ की मैं बता रहा हूँ, ये 50 पे जाता है और टोटल टर्नआउट 60 के करीब आता है, तो फिर इलेक्टोरल डायनामिक्स जो है ना वो बदलेंगी। अदरवाइज अगर ये 35 से लेके 40-45 के दरमियान ही रहता है ना, तो फिर कोई बड़ी चेंज नहीं आ रही, फिर वही हो रहा है जिस तरह से सोचा गया है और जिस तरह से चीजें लाई गई। और ये इसी वजह से ये जो खतरा बना है ना 18 से 35 वाला, ये जो कल रात तक कैंडिडेट्स जो है उनके साथ जो कुछ सलूक हो रहा है, नौजवानों के बारे में एक अनसर्टेनिटी है, वो बाहर निकलेंगे नहीं निकलेंगे, वोट डालेंगे नहीं डालेंगे, उनके अंदर मायूसी पैदा कर दें, उनको कहें कि जी नहीं फायदा कोई नहीं वोट डालने का, ये सारी चीजें जो चीजें चल रही हैं, अब इसमें बुनियादी फैसला इसी तबके ने करना है सर। और PTI की भी आखिरी होप अगर कोई चीज है, कैंपेन तो उनको स्पेस नहीं मिली है, उनको भी आखिरी होप ये है कि शायद इसमें से कोई बड़ा टर्नआउट निकल कर उनके लिए कोई स्पेस पैदा कर दे। % टर्नआउट आप कह रहे हैं एक्सीड कर जाएगा? देखिए ये रेड लाइन वाला होगा जी, अगर ये लास्ट जी मैंने कहा लास्ट 30 था 2018 का इलेक्शन यूथ का, अगर ये 50 पे आता है तो फिर आप ओवरऑल टर्नआउट 60+ देखेंगे, एक बात। और दूसरी बात ये है कि देखिए ये मैंने कहा ना 6.25 करोड़ वोट है, आप इसमें से 1.25 करोड़ वोट जो है अगर कोई पार्टी ले जाए
तो वो तो इलेक्शन जीत जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ तो जो पार्टी हुकूमत बनाती है बिल्कुल। वो 1.5 करोड़ से 1.25 करोड़ के करीब ही वोट लेती है। बिल्कुल ठीक सर, तो बिल्कुल इसलिए ठीक। ये डायनामिक्स पाकिस्तान का बिल्कुल नया है। इसके अंदर पेनिट्रेशन जो है PMLN भी कर रही है। बिलावल साहब ने भी बड़ी शानदार कैंपेन पंजाब में आके की है। PTI की कैंपेन सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। एक और चीज बड़ी डायनामिक्स सवाल चेंज मुझे हुई है सहमत से जी, प्लीज वो मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ, आप क्योंकि सोशल मीडिया से बहुत सारे लोग एसोसिएट हैं। पाकिस्तान का अगला इलेक्शन जो होगा ना सर, ये सारा का सारा डिजिटल मीडिया के ऊपर, जब आप ऑनलाइन जलसे कर सकते हैं, ऑनलाइन जो है सब चीजें हो रही हैं, कुछ हो रहा ये है। भी एक डायनामिक्स बदल रहा है। मैं आपको बताऊं, अगला लेकिन होगा, सर अगला इंटरनेट जब भी तो नहीं होगा, आता ना जब भी होगा सर। सर, ये याद रखिएगा कि ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता डिजिटल मीडिया की एक्सेस जो है ना, इसके ऊपर बढ़ती जा रही है। इसने अब टर्नआउट देता है नहीं देता, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। लेकिन हमें सबको ये कहना चाहिए कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए जरूरी ये है कि जिसको मर्जी वोट डालें, लोग वोट जरूर डालें। लाहौर में आप 14 सीटें जो NA की हैं, मलिक साहब की मौजूदगी भी है, मेतला साहब भी हैं, तो आपका क्या ख्याल है, यहाँ क्या हालात हैं? पहले अगर यास्मीन साहिबा और नवाज शरीफ का मुकाबला डिस्कस कर लें, क्योंकि सलमान आबिद भाई जो हैं ये हमारे असातिज़ा में से हैं, नहीं, और लाहौर को अगर समझना है और पॉलिटिकल मामलात को समझना है तो इनकी ऐनक से देखना बड़ा ज़रूरी है। देखिए, कुछ 2-3 महीने पहले की जो फिगर थी ना, वो कुछ और थी। ऐसे लग रहा था कि PTI का पलड़ा जो है ना, वो काफ़ी भारी है। लेकिन अगर आप पिछले कोई 1 महीने के अंदर देखें तो PTI के पास कैंडिडेट भी उस तरह के हैवी वेट नहीं रहे, और जिस तरह की उनके ऊपर पार्टी सख्ती है इस वक्त, वो उस तरह से नजर नहीं आ रहे। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि इलेक्शन डे वाले दिन उनके पोलिंग एजेंट भी नहीं होंगे, ये मैं आपको बता दूँ। आप देख लीजिएगा, पोलिंग एजेंट भी नहीं बैठने दिए जाएंगे, किसी ना किसी तरीके से उनको रोका जाएगा। इसलिए अभी सिर्फ 4 से 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी हैं जो PMLN के बकौल, मैं उनके बकौल बता रहा हूँ कि जो उनके लिए टफ है। उसमें ख्वाजा साद रफीक साहब की 122। अच्छा, इसमें अर्ज कर दूं मैं एक बड़ी छोटी सी, जी आप क्योंकि जी प्लीज। मैं अर्ज ये है कि ख्वाजा साद का क्लियर है क्या, वो उसका पलड़ा ख्वाजा का भारी है। अच्छा, हो सकता है, इसमें कोई डिबेट नहीं है। एक और अर्ज कर दूं, फहद एक भी लीजिए, एक छोटी सी बात बता, फिनिशिंग लाइन जी प्लीज। वो बड़ा मार्जिन है और बड़ा बेहतर है, और पूरे पाकिस्तान में मैं 2 प्रेडिक्शंस कर सकता हूँ। ब्रिगेडियर इजाज शाह तहरीक इंसाफ का मायत याफ्ता ननकाना से नहीं हारेगा, और साद रफीक यहाँ से नहीं हारेगा। ठीक, अच्छा मैं सिर्फ छोटी सी वजाहत कर दूं, लॉक कर दें। ख्वाजा साद रफीक जो है, ख्वाजा साद रफीक बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे जी, लेकिन इस दफा जो डिलिमिटेशन हुई है ना, अगर आपको थोड़ा सा उसके बारे में पता हो, है। उसकी वजह से ख्वाजा साद रफीक साहब काफी मायूस है। वो जाना चाहते थे इस इलेक्शन के बारे में, मैं आपको बताऊं, वो इलेक्शन 122 से नहीं लड़ना चाहते थे। वो लड़ना चाहते थे सरदार एयाज सादिक वाली सीट के ऊपर, क्योंकि उनका पूरा हल्का जो है ना, वो उस तरफ चला गया था। तो इसलिए अब ये देखना पड़ेगा कि जो डिलिमिटेशंस हुई हैं उसका वो कितना फायदा उठाते हैं। एक बात तो ये है। दूसरा, ये जो 128 है जहां सलमान अकरम राजा हैं और ओन चौधरी साहब का मुकाबला। अच्छा, वापस इसी पे एक सेकंड आइए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आया वहाँ कि लतीफ़ खोसा साहब का जो इलेक्शन लड़ने का प्रोसेस है वो बहुत वीक है सर। उस इलेक्शन इस बुनियाद पे हो ही नहीं रहा। वो ठीक है, ये इलेक्शन इस बुनियाद पे हो ही नहीं रहा किसका वीक है किसका कमजोर है। इस बात को हम एंड पे स्विंग वोट और उससे कंपनसेट कर देंगे ना, ठीक है। लेकिन जो टेबल पे चीजें मौजूद है ना, मेतला सब कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं 3-4 चीज़ें, ये बिल्कुल आबिद भाई सही कह रहे हैं कि टर्न आउट अगर ज़्यादा बढ़ता है तो उसमें इश्यूज आ सकते हैं, अदरवाइज जो गिवन सर्कमस्टेंसेस। लेकिन मैं नहीं, आई डोंट सी सच अ सिचुएशन कि जहाँ पे जो एक सेट पैटर्न बना हुआ है या जो एक पूरी कैलकुलेशन हुई है उसमें कोई गड़बड़ होती नजर मुझे नहीं आ रही। एक बात। दूसरी बात ये है कि देखिए, आज तक जितने भी टर्न आउट मैक्सिमम 2013 में रहा है, आज तक जितने भी लाइक 2000 ऑनवर्ड जितना, वो 55% था, 52% था 2008 में, 52% था, इस तरह से 42% था 2002 में, फिर इसी तरह से ये 55 से ज़्यादा कभी भी टर्न आउट नहीं रहा। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ ना इलेक्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो अपसलीट नहीं हुआ। अच्छा, साइंटिफिकली भी कोई 4-5 चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से लोग अपने जो वोटिंग डिसीजन मेकिंग है ना वो करते हैं। उसमें एक बहुत बड़ी वजह ये होती है कि एक तो आइडेंटिटी होती है और एक इलेक्टेबिलिटी होती है। इलेक्टेबिलिटी जो है उस पर कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं होता। PTI का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस इलेक्शन में ये है कि उनके पास इलेक्टेबल्स नहीं है। आप देख लीजिए, कराची में 21 सीट्स थी, अब 22 हैं, पिछली दफ़ा 21 थी। उन्होंने 4 जो पुराने रिपीट जो कैंडिडेट्स हैं, MNAs हैं, उनको रिपीट की। इसी तरह से बाकी
पंजाब में पूरे पंजाब में 10-12 MNAs है, पूरे 10-12, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा ये जो बात है, हाँ, इसमें जो लाहौर की बात है ना, एक पॉइंट मैं ख्वाजा साद रफीक के बारे में एक बात कह दूं अदनान भाई। देखिए, ख्वाजा साद रफीक का ये प्लस पॉइंट है कि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत फाल नजर आते हैं और ग्राउंड पे होते हैं, ग्राउंड पे होते हैं। अच्छा, वैसे ये ग्राउंड पे होते हैं। एक लाइन और ऐड कर दूं, एक चीज, एक लाइन मुसर्रत साहिबा से एक सवाल है ना, वो हमारे साथ हैं, जो उनके साथ। अच्छा, मुसर्रत साहिबा, जो मेरा सवाल है, वैसे अगर हम देखें जो चीजें हमें नजर आ रही हैं, जो गिला शिकवा आप लोग कर रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड का, वो तो नहीं मिला, वो सबको नजर आ रहा है। लेकिन एक चीज जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये कि बारीकी वारदात जो है, आप कह सकती हैं कि वो बैलेट पेपर में भी डाली गई हैं, जिसमें अगर किसी का निशान फाख्ता है जो तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार है, तो कहीं ना कहीं चिड़िया या कोई ऐसी चीज भी डाली गई है साथ में। तो कितना कंफ्यूज होगा आपका वोटर उसको। एक तो आप इलेक्शन की जहां पे पॉइंट्स बने होंगे वहां पे जाना भी ऐसा लगता है कि बड़ा मुश्किल होगा आप सबके लिए। तो इसके लिए कोई प्लानिंग है, कोई लायामल आप लोगों ने तय किया है? जी, मैं सलमान भाई ने जो बात की है, मैं उसमें ऐड करके आपके इस सवाल की तरफ आती हूँ कि जो ये यूथ की कैलकुलेशन बता रहे हैं ना, लेकिन ये वो इलेक्शन है जिसमें आपके बुजुर्ग, खवातीन की आप इग्नोर नहीं कर सकते। खवातीन, मुझे लग रहा है कि यूथ और खवातीन का जो टर्न आउट है इस इलेक्शन में तारीख का सबसे ज्यादा होगा, इट्स माय असेसमेंट। और जो दूसरी बात है, जो इम्पोर्टेंट चीज है कि देखें, आप तो बारीक वारदात की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो बारीक वारदात, यहाँ पे तो वो तकल्लुफन कह लें कि अगर उन्होंने कोई छोटी मोटी बारीक वारदातें डाली है, बट अदरवाइज तो वारदात तो खुले आम है, ओपन एंड नोबडी केयर, लाइक किसी को परवाह भी नहीं है ना। कि दूसरी जहां तक बात है, जो आप सलमान आबिद साहब के जो खदशात हैं वो आप सुन ही रहे हैं कि हमारे तो शायद पोलिंग एजेंट्स को भी या उठा लिया जाएगा या डंडे मार के भगा दिया जाएगा, और किसी की किस्मत कि अगर कोई अंदर पहुंचने में किसी और, क्योंकि वो हम भी, हमारे भी कुछ प्लान्स हैं, किसी और कैंडिडेट के नाम पे फर्ज करो बैठ भी जाता है, शाम को फिर रिजल्ट के वक्त क्या वो फॉर्म 45 ले सकेगा? सो ये सारे वो सवालात है जो 8 फरवरी की शाम हमें जवाब दे देगी। लेकिन इसमें बहुत बड़ी लेकिन है, अवाम निकल आए, अवाम ने वोट डालने का इरादा कर लिया तो फैसला हो जाएगा। जो रिजल्ट चेंज करके बैठे या करना चाहते हैं, उनको भी ये समझ आ जाएगी कि पाकिस्तानी अवाम इस दफा इलेक्शन के लिए, अपने वोट के लिए सीरियस है। और फिर वहां से हमारे पास, हमने जमहूरी अपनी स्ट्रगल को वाइंड अप तो नहीं कर देना 8 के बाद, गेम वहां से, ठीक है, हमारे लिए तो गेम ऑन है, पाकिस्तानी अवाम के लिए तो गेम ऑन है। हमने तो देखें, हमने अपने वोट का, हमसे मुराद मैं पाकिस्तानी पूरी कौम की बात कर रही हूँ, राइट इस्तेमाल करना, और वो हमें करना चाहिए, और जो नहीं करता वो अपने साथ और पाकिस्तान के साथ ज्यादती करेगा, भले जिस बात को भी बहस को छोड़ दें। आपका ये जो पैगाम है ना, ये हमने बारहा दिया है कि भाई आपको किसको वोट करना है, उसके लिए आपको पार्टीज कन्विंस कर रही है नहीं कर रही, वोट आपको कास्ट करना चाहिए, ये आपका बेसिक राइट है। अदनान साहब, आपसे सबसे कम टेक हमने लिया है, अब इस पर आप क्या कहते हैं? 14 सीट्स हैं, 14 सीट्स, उस पर अपना टेक दें जरा। N122 के हवाले से बात कर रहे थे फाद भाई कि जो 2018 में था वो इस हल्के की डायनेमिक्स कुछ और थी। तकरीबन 60% जो था वो शहरी इलाका था और 40% दही इलाका था, और 40% जो दही इलाका था उसमें ख्वाजा साद ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप करते थे, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा वर्किंग है। लेकिन इस दफ़ा 2024 में वो सारा इलाका जो है वो दही से कट के शहरी इलाके में आ गया है, और शहरी इलाके में ख्वाजा साद की जहाँ मोहब्बतें भी हैं लोगों के साथ, वहाँ उनकी एनिमिटी भी है। ठीक है, लोग जो हैं वो इस दफ़ा अग्रेशन में है। अग्रेशन को अगरचे सरदार जुल्फ़कार खोसा उस तरह कैश नहीं करा पाए, लेकिन उन्हें शायद हुब्बे अली में कम वोट मिलें, बुग़्ज़े मुआविया में ज़्यादा वोट मिल जाए, ये सूरत हाल है। दूसरा ये है कि PTI, जिसका हम नाम भी नहीं अब ले सकते, हमारी नहीं, मैं भी बता रहा हूँ कि हमारी इस तरह की मजबूरी है कि ना उनका कोई बैनर आपको नजर आता है, ना कोई पोस्टर नजर आता है। सलमान आबिद साहब ने कहा कि इस दफा शायद उनके पास वो जो है पोलिंग एजेंट्स भी ना हो, जो तकरीबन 200 से 250 होते हैं। लेकिन इसके बावजूद
इस दफ़ा जो ख्वाजा साद हैं वो हमें बॉडी लैंग्वेज से थोड़े परेशान नजर आए हैं। मैं ना मैं फाद भाई की बात से थोड़ा सा डिफर करूंगा। सब कंक्लूडिंग कमेंट्स लेने हैं मुसर्रत साहिबा से हमने। मुसर्रत साहिबा, आप वोट कास्ट करने के हवाले से पैगाम दे रही थी, जरा क्विकली पैगाम दे दें, फिर हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि आपकी भी मसरूफियत है, आपने जाना है। आप वोट कास्ट करने के हवाले से क्या कह रही थी? मेरी सिर्फ एक अपील है कि बद्दुआएं देना, गालियां देना, गिले करना छोड़ दें और वोट डालें। पहला ये काम करें, इंशाल्लाह गेम पाकिस्तान की शुरू होगी और पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान की आवाम जीतेगी, मेरी ये कन्विक्शन है। और हमें जमहूरियत से ही चीजों को, निजाम को ठीक करना है, पॉजिटिव रहे, बट पहले अपने वोट का जो हक है, बुनियादी हक है, उसको इस्तेमाल करें। ये पाकिस्तान की मेक एंड ब्रेक, उससे इंशाल्लाह पाकिस्तान की स्टोरी बदलेगी और अवाम इंशाल्लाह आप देखिएगा कि तारीख का ये सबसे, मैं जमहूरी लिहाज से कहती हूँ कि इसका हमें जो रिजल्ट है वो इतना अच्छा मिलेगा। क्या वजह कि अवाम है कि उन्हें वोट का इस्तेमाल करना है और वो निकलेंगी मेरी बहनों। और यही हमारा पैगाम भी है। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आप कंटिन्यू। अच्छा, मैं अर्ज करने लगा हूँ सलमान भाई। जी आपकी तो जो चाहिए मिर्जा साहब, इस तरह नहीं भाई, तो मेरी भी सुन ले यार, मेरे घर वाला सलूक ना करें मेरे साथ। सर हुआ ये कि दो बातें बड़ी बारीक हैं, वो सिंपल जो मैंने जाके नोट की उधर। एक तो साद रफीक साहब को जो ढंग इलेक्शन लड़ने का आता है वो पूरे पाकिस्तान में किसी को नहीं आता। नंबर दो, ये बातें जो फरमा रहे थे वो पुरानी हो गई अब, बॉडी लैंग्वेज वाली, कि ये चीज कॉन्स्टिट्यूएंसी में आई है, ये नहीं आई है, ये हमारा हल्का होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो तो अब बातें पानी सर से गुजर चुका। ठीक है। तीसरा, मैं 22 मिनट्स उनके साथ चला, बाजार में प्रोग्राम किया और 22 मिनट्स ही सरदार खोसा साहब के साथ पब्लिक में उतर के देखा। ठीक है। और इनका तरीका वारदात जो साद रफीक साहब का था और खोसा साहब का जमीन आसमान का फर्क, और इस एक्सपीरियंस का एज जो है वो साद रफीक को फिर जाएगा। और एक बात और, पूरे पाकिस्तान में जितना मर्जी सरप्राइज वोटर निकल आए, साद रफीक के हल्के में सरप्राइज वोटर का उसने होमवर्क इतना अच्छा किया हुआ है कि उतना इफेक्ट नहीं होगा जितना बाकी हलकों में नून डिस्टर्ब होगी। मसलन यास्मीन राशिद के हलके में 3% का सिर्फ फर्क है और सैंपल हमारा जो था, मलिक साहब, सैंपल जो था वो 500 बंदे का सैंपल 32 मिनट्स में ऑनर किया। अच्छा, 500 बंदा एक शो में जो हमने किया, वो 500 बंदे से जब पूछा तो 3% का फर्क था, और 3% का फर्क सर्वे में आता ही नहीं। लेकिन और यंग पार्टिसिपेंट्स कितने थे, कोई आइडिया कितनी परसेंटेज? उसमें यंग नून के साथ भी हैं, वो 50-50 था। लाहौर में उन्होंने वैसे भी बड़ा काम सलमान भाई एग्री करेंगे शायद इस बात से, जो खातीन का ज्यादा ट्रेंड है वो प्रो पीटीआई ज्यादा है, उसमें आप 85 बल्कि 80% ज्यादा जो हमने इंटरेक्ट किया। अब तो लोग जो भी हमें बताते हैं वो ये बताते हैं कि हमारे घर में बेगम साहबा ने बता दिया है कि वोट तुसी फिर इनको डाल के आना है। मैं आपको फिर एक बात बताऊं, अगर NA 122 का रिजल्ट में टर्नआउट मैटर किया, बड़े की बात कर रहा हूँ, और अगर इस्तेमाल कर रहा हूँ तो फिर ख्वाजा साद रफीक साहब के लिए मुश्किल है, ये मैं आपको बताऊँ। अगर आप इसलिए देखें, ख्वाजा साद रफीक इलेक्शन लड़ने के मास्टर जरूर हैं, लेकिन एक याद रखिएगा, इलेक्शन जो है ना, परसेप्शन भी बड़ा मैटर करता है। परसेप्शन क्या कहता है? परसेप्शन इस वक्त जो यूथ का है, कम से कम उसमें मेजॉरिटी वो प्रो पीटीआई है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि वो सब ट्रांसलेट हो जाएंगे, जैसे अभी इन्होंने कहा ना कि लोग सोशल मीडिया से निकले और जाके वोट डालें, वोट डालने जाते हैं, नहीं जाने जाते हैं, ये एक अलग बहस है। लेकिन ख्वाजा साद रफीक एक बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। पीटीआई के पास तो देखिए जो कैंडिडेट की ऑप्शन थी ना, वो क्या थी मेरे पास बताइए, जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे उनके पास, तो उनके जो पार्टी के जो असल कैंडिडेट थे उनकी बास कॉन्स्टिट्यूंसी में उनको स्पेस नहीं मिली। एक छोटा ये भी एक इशू है। एक लाइन की इंसर्शन, आज से 3-3.5 महीने पहले जब इलेक्शन की डिबेट चल रही थी कि कब करना है ये वो, तो नदीम अफजल चंद टीवी पे बैठ के कहते हैं कि लाहौर में सारे नून हार जाएगी, साद रफीक नहीं हारेगा। कहते थे अभी 2 महीने अभी भी ऐसे ही है। मैं आपको बताऊं, एक पॉइंट मुझे मेक कर दे। देखिए, लास्ट टाइम भी 2018 में भी इमरान खान जीते 590 वोटों से, 590 वोटों से जीते। अच्छा, वो भी उन्होंने ख्वाजा साद रफीक अदालत चले गए और ज़िमनी इंतखाब हुआ, उसी दूसरे या तीसरे महीने जीत गए। दूसरा ये है कि लतीफ़ खोसा का सबसे बड़ा चैलेंज, लतीफ़ खोसा का ही इज न्यू
और ही इज लिटिल एरोगेंट एज फार। अच्छा मैं आपको बताऊं, वो फिर अच्छा, वैसे डिस्कनेक्ट है, पब्लिक मेरी बात सुनिए। अच्छा, सबके जवाबात के हम भी मुंतज़िर हैं, नाज़रीन भी मुंतज़िर हैं। लोग वैसे वोट नहीं देते। अच्छा, फहद साहब और अदनान मलिक दोनों रिपोर्टिंग के बादशाह हैं। सर। आपने नवाज शरीफ साहब का आखिरी जलसा लाहौर में देखा था ना, मीनार पाकिस्तान वाला। सर और मैं भी उस पूरा जी, जलसा कवर किया बिल्कुल है। सर, बिल्कुल। लाहौर कहाँ था? घरों में। अच्छा, वैसे लाहौर कहाँ था, यहाँ से शुरू करेंगे ये ज़हन में सिलसिला। रखिएगा बात। नाज़रीन, बहुत ये सारे बात ज़हन में सवाल हैं, रखिएगा। उसके जवाबात के हम भी ये बात ज़हन मुंतज़िर में हैं, आप रखिएगा। भी मुंतज़िर हैं। यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। फैसला पब्लिक में आपको खुशामदीद कहते हैं। और सुहा, अगर हम देखें इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर फोकस है, अगर हम देखें खैबर पख्तूनख्वा वो सूबा है जिसके हवाले से अगर तमाम सियासी जमातें तो गई हैं वहाँ पे और उन्होंने मुख्तलिफ जलसे जुलूस भी किए हैं, लेकिन अगर गढ़ समझा जा रहा है अभी तक तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का समझा जा रहा है। और वहाँ से हमारे ब्यूरो चीफ जहांगीर शहजाद साहब भी मौजूद हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। जहांगीर शहजाद साहब, वेलकम कहते हैं आपको। क्या कहेंगे आप, जो सूरत हाल इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की, हम देख रहे हैं कि करक में जो वाक़या हुआ सोशल मीडिया पे भी उसके क्लिप्स वगैरह वायरल हुए हैं, फिर खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में हम देख रहे हैं कि जो मुकामी रहनुमा है वो जहाँ जहाँ से जाते हैं तो अवाम का जो एक समंदर है वो उमड़ आता है। तो वहाँ पे क्या सिचुएशन है? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टफ टाइम दीगर जमातों को देगी या दीगर जमातें भी आपको उसी तरह एक्टिव नजर आती हैं? थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ऐसा है कि थोड़ा सा मैं आपको सिचुएशन बता दूं खैबर पख्तूनख्वा की। खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली के 45 जो है हल्के हैं, इसमें एक जो बाजोड़ NA 8 में जो है वो कैंडिडेट की हलाकत हो गई जिसकी वजह से पोस्टपोन हो गया। अभी 44 हल्कों में इलेक्शन लड़े जा रहे हैं। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हम देखें तो 38 जो है उन्होंने कैंडिडेट जो है वो खड़े किए हैं। मुस्लिम लीग नून ने 39 है, PTIP जो है पार्लियामेंटेरियन जो है परवेज खटक की, उसने 17, और PTI के जो आज़ाद उम्मीदवार हम उनको कह सकते हैं वो उनके 45, लेकिन तमाम हल्कों से उन्होंने खड़े किए हैं। JUI 43 है, जमात इस्लामी 44 और ANP ने 30 हल्कों में जो है उम्मीदवार खड़े किए हैं। और यहाँ पर जिस तरह आप देख रहे हैं माहौल जो है वो बड़े जलसे नहीं हो रहे। बिलावल भुट्टो आए थे और नवाज शरीफ, उन्होंने तो बड़े जलसे किए हैं, लेकिन यहाँ पर वैसे वो गहमा गहमी जिस तरह गुज़श्ता इलेक्शन 2018 में हुई थी, जगह जगह इंतखाब रैलियां निकल रही हैं, दफातर खोले जा रहे हैं, इंतखाबी दफातर, लेकिन ऐसी गहमा गहमी मुझे आज तक नजर नहीं आई। जो कि जिस तरह अगर मैं चारसदा की बात करूं तो चारसदा में चूंकि वो ANP है, वो वहां पर एक अलग हल्का है, वहां पे तो गहमा गहमी है। हजारा में भी हम कह सकते हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में हमें मुझे वो गहमा गहमी नजर नहीं आई जो हमें 2018 में नजर आ रही थी। बैरिस्टर गोहर का क्या बनेगा भाई? बता दे, हम सीट पूछ लेते हैं, बैरिस्टर गोहर का क्या बनेगा भाई? 10 बैरिस्टर गोहर का थोड़ा सा वो मुश्किल नजर आ रहा है। बैरिस्टर गोहर का मुकाबला साबिक स्पीकर हैं बख्त जहां, उनके साथ मुकाबला है, लेकिन उनके साथ मुकाबला है, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि वहां पर वो वही बात है कि और परवेज खटक साहब का क्या बनेगा भाई? परवेज खटक को टफ मुकाबला है। परवेज खटक का जो मुकाबला है इख्तियार वली, जिसको पिछले दिनों यानी जो पहले इलेक्शन हुआ था ज़िमनी, उसमें जो है परवेज खटक को जो है, और उनके भाई भी तो है JUIF से। हाँ, लेकिन वो जीतेंगे। ऐसा है कि परवेज खटक जो है वो एक नाम है, शख्सियत है, उसने अपने हलके में जो खासकर हम नौशहरा कह लें, उन्होंने अपने हलके में काम किए हैं, लोगों को भर्ती कराया, तरक्याती काम किए हैं। तो वो जो है अपनी सीट और कुछ सीटें जो है NA की और कुछ PK की जीत जाएंगी। जहांगीर भाई, आप कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का चेयरमैन हार जाएगा? तहरीक इंसाफ का मैंने तो नहीं कहा कि हार जाएगा, मैंने तो कहा कि तहरीक इंसाफ जो है P को जो कह रहा हूँ परवेज खटक, परवेज खटक जो है यहाँ से जीत जाएंगे। परवेज गोहर वाली सीट पे, गोहर साहब वाली सीट पे
गौर साहब का नहीं, परवेज खटक की बात हो रही थी। गौर की बात जो है वहां पर भी पीटीआई का जो है वो लगता है कि वो जीत जाएंगे। जहांगीर साहब ये बताइएगा कि एक तो सवात पे बड़ा ज्यादा फोकस है, वहां पे भी काफी सीट्स हैं, तो वहां पे आपको कौन सी जमात इस वक्त एक्टिव नजर आ रही है? क्योंकि हम एनपी को भी देख रहे हैं, नून लीग अमीर मुकाम भी एक्टिव है, लेकिन तहरीक इंसाफ के हवाले से भी बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हैं। बिल्कुल, वहाँ पर महमूद खान जो है, जो साबिक वजीर आला हैं, उन्होंने वहाँ पर बहुत ज्यादा काम किया है और अमीर मकाम भी उन्होंने काम किया, तो वो उसकी जीतने के ज्यादा चांसेस हैं। जहांगीर साहब ये बताइए, जो मौलाना फजलुर रहमान साहब और उनके जो बेटे हैं वो कहाँ खड़े हैं इस वक्त? ये फजल रहमान जो है वो तो आप डेरा इस्माइल खान से है, और इनका फिर अपने पुराने हरीफ जो हैं उनके साथ इनका मुकाबला है। रिवायती हरीफ हैं अली अमीन गंडापुर और फजल करीम टुंडी जो साबिक स्पीकर हैं, लेकिन ये मुकाबला टफ नजर आ रहा है क्योंकि उनकी जो मीटिंग्स हो रही हैं, उनके जो जलसे हो रहे हैं, तो नहीं होगी 18 वाली भाई इस हल्के में? कुछ लगता है ऐसा है, होगी दोबारा। और उनका बेटा भी मुश्किल में है, उनका बेटा भी मुश्किल में है। बेटे उनके दो हल्कों से बेटे। जहांगीर भाई से सिर्फ इसने चाह रहे हैं कि वहां से मानसहरा से मियां नवाज शरीफ भी जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, बिल्कुल उनकी क्या पोजीशन है? जहांगीर अगर हमारे साथ हैं तो जवाब दे दें। वो सिक्योर है, मैं बता देता हूँ दान साहब। 2018 में भी 2 सीटें फाटा से हजारा से निकली थी। एक अब्बासी साहब की थी, मुर्तजा अब्बासी की थी, और एक यहाँ से साजिद खान कैप्टन सफदर के भाई हैं, तो ये उनकी सिक्योर सीट है। और वैसे भी मानसहरा में एक बड़ा जलसा हुआ है, जो परवेज खटक की बात कर रहे हैं। परवेज खटक भी बहुत अवामी आदमी है। परवेज खटक साहब के बारे में मैं परवेज खटक जो है वो तो एंटी बानी चेयर जो पीटीआई उसके खिलाफ तहरीक चला रहे हैं, लेकिन मैं उनके पास तो कुछ भी नहीं है, अपना कहने को कुछ भी नहीं है के बारे में। उनके साथ तो काफी स्कैंडल जो है वो बड़े इलेक्टेबल हैं, लेकिन परवेज खटक साहब का इस वक्त मसला ये है कि वो जो पीटीआई पार्लियामेंटेरियन बनाई है, अपना खानदान जो है उनका उनके साथ नहीं है। ये ध्यान में रखिएगा, उनके भाई भी नहीं है और उनकी बहनें भी नहीं है, उनकी भाभियां भी नहीं है, भतीजे भी नहीं है। माजी में भी वो उनके खिलाफ थे, जब ये पीटीआई में थे तो वो नून लीग को ज्वाइन कर लिया था उन्होंने, इनके भाई ने। इनके भाई ने वो जरा रफड़ छप्पड़ पीपल्स पार्टी थी, उन्होंने एक दफा ज्वाइन की थी, वो आपस में नून लीग ज्वाइन की थी। बेटों का झगड़ा है ज्यादा कि बेटे उनके भतीजे वगैरह को एमपी के टिकट नहीं दिए। अभी जो है परवेज खटक साहब ने पीटीआई पी के जो टिकट पे उनके और भी रिश्तेदार 5 है टोटल उनके, परवेज खटक साहब के 2 उनके बेटे लड़ रहे हैं, एक उनका सन इन लॉ भी लड़ रहा है। सन इन लॉ पिछली दफ़ा भी एमएनए था, आपको पता है, उनकी भाभी नफीसा खटक है, और वो भी अब रेस्टोरेंट एक बहुत मशहूर भी इस्लामाबाद में, तो इस तरह से, और वो थोड़ा सा और थोड़ी साइडलाइन आजकल हुई है। तो परवेज खटक साहब वहाँ ना सिर्फ ये कर रहे हैं बल्कि इन्फ्लुएंशियल तो है ही, अदरवाइज भी वो अपने जलसों में भी ये कह रहे हैं कि मैं वजीर आला हूँ, नेक्स्ट वजीर आला हूँ। जीत के मरकज में किसको सपोर्ट करेंगे? डेफिनेटली केपीके के बारे में इस वक्त जो इंफॉर्मेशन की बेसिस पे मैं बता रहा हूँ, 2 ऑप्शन डिस्कस हो रहे हैं। एक ऑप्शन ये डिस्कस हो रहा है कि क्या पीटीआई की वहाँ सूबाई हुकूमत को बनने दिया जाए, बिल्कुल, या उसको रोका जाए तो फिर क्या खेल खेला जाएगा, और अगर बनाई जाए तो फिर उसका क्या नतीजा निकलेगा। अभी तक हमारे जो फैसला करने वाले हैं ना, वो जरा डिवाइडेड है, और वो नतीजा देखना चाहते हैं कि पहले क्या निकलेगा। इस वक्त जो सबसे बड़ा खतरा ये है ना कि अगर केपीके के अंदर जो मैंडेट आएगा, अगर आप उसको डिस्टर्ब करेंगे, जो मैंडेट आएगा, तो फिर ज्यादा मसाइल पैदा हो जाएंगे। इसलिए ये देखना पड़ेगा कि केपीके के अंदर जेयूआई जो है कोई इतनी अच्छी पोजीशन पे नहीं है, अवामी नेशनल पार्टी भी इतनी अच्छी पोजीशन पे नहीं है, मुस्लिम लीग हजारा तक महदूद है। तो ये देखना पड़ेगा कि वहाँ पीपल्स पार्टी और ये सब मिलके जितने भी एंटी पीटीआई ग्रुप्स हैं, ये कितना नंबर निकालने में कामयाब होते हैं, फिर उसकी बेसिस पे शायद कोई नया सिनेरियो जो है वो डिस्कस होगा। लेकिन अभी केपीके की क्लैरिटी नहीं है, जैसे पंजाब में क्लैरिटी है ना, कि पीएमएलएन की हुकूमत बनेगी, सिंध में बना हुआ है पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी, बलूचिस्तान में बाप वगैरह। अगर भाईजान पंजाब में क्लैरिटी है तो ये जो बातें हैं कि अलीम खान साहब को दे देना है और उन्हें, वो आपको याद है मलिक साहब को, नहीं आपको याद है मलिक साहब को मंजूर भट्टू कितने वोटों से बने थे चीफ? 12-13। ये वो तो इस लॉटरी में ना, और रातों-रात को कॉन्टेस्ट में इस लॉटरी में है कि पीएमएलएन उनको नॉमिनेट करेगी। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है, किन्होंने करवाना है। इसके चांसेस बड़े रेयर हैं। देखिए पीएमएलएन ने ये डिस्कशन हुई थी, ये बात तो हुई थी कि पंजाब किसको दिया जा सकता है, तो देखें पीएमएलएन रेडी नहीं है पंजाब को कभी भी नहीं विड्रॉ करेगी सर। हाँ, कभी भी विड्रॉ करने के लिए तैयार नहीं है, और उन्होंने भी असर्ट किया अपनी पोजीशन को कि पंजाब ही चाहिए, और पंजाब नहीं है तो मरकज भी नहीं चाहिए।
पंजाब नहीं है तो मरकज भी नहीं चाहिए। दूसरी बात जो केपी के इसका हवाले मतलब से तो ये हुआ कि फिर पंजाब में सीएम जो है वो डेफिनेटली नून लीग, ये फॉर श्योर है, फॉर श्योर है। लेकिन मुस्लिम लीग के बारे में भी मैं आपको मुस्लिम लीग के बारे में भी मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूं। आप ये सारी बातें कर रहे हैं, देखिए लाहौर जो है वो पाकिस्तान की सियासत का गढ़, यहाँ से उठने वाली हर तहरीक जो है वो पूरे मुल्क में फैलती है। जी बिल्कुल। और इस वक्त लाहौर की जो है 30 सूबाई असम्बली की सीटें हैं, 14 कौमी असम्बली की हैं, 14 में से 2 पर उनका इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ है, अलायंस है, एक ओन चौधरी और अलीम खान के साथ, बाकी 12 सीटें। लेकिन ये टेक्निकलिटीज पे हम बात करें, ऑल्दो कि ट्रांसमिशन तो थ्रू आउट सारा दिन पूरी चली है, बात करेंगे सिर्फ मुझे अगली स्लॉट में इनको ले लेंगे ना, यही सारी बात कर लेंगे। सिर्फ ये बताने दें कि जो है 12 सीटों में से 4 सीटें जो हैं वो नून लीग की जाती हैं, जिनमें मियां नवाज शरीफ खड़े हैं, मियां शहबाज शरीफ खड़े हैं, मरियम खड़े हैं और हमजा खड़े हैं। इनके अलावा वो साथ 3 लोग जो हैं मियां नवाज शरीफ के अलावा 3 सूबाई सीटों पे भी खड़े हैं। अगर उन्होंने जीत के पंजाब किसी और के हवाले करना है तो फिर खड़े क्यों हैं? पंजाब नून लीग के पास ही जाएगा। और जो मरियम नवाज है बड़ी प्रोमिसिंग कैंडिडेट है, बहुत पोटेंशियल वाली कैंडिडेट है और 99% ऑलमोस्ट डिसाइडेड, बात तो कर 99% डिसाइडेड है कि मरियम नवाज ही सीएम पंजाब बनेगी। मुस्लिम लीग नून ने ये डिसाइड किया। मुस्लिम लीग नून में एक छोटी सी आप चारों को ना इंटरप्ट करना मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरी अर्ज सुन ले, आखिरी मिनट चल रहा है, आपसे हमने इजाजत लेनी है। थैंक यू सो मच फॉर ऑफ यू। ये टेक्निकलिटीज ये टेक्निकलिटीज मुस्लिम लीग नून में पंजाब के हवाले से मरियम नवाज की मकबूलियत तो हो सकती है, कबूलियत पे अभी भी सवाल। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप सबका। मीट लेंगे, इजाजत, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे कल इसी सेट पे। ये ट्रांसमिशन थ्रू आउट सारा दिन जारी रहेगी, आप देखते रहिएगा क्योंकि फैसला आपका है, फैसला पब्लिक का। अल्लाह हाफिज़। एक कबूलियत